Friends, Namaskar. Myself Grijesh Kumar. You are welcome in this video. Friends, this video is based on practice set 23, which has been created for TGT English preparation. Here, direction is given for question number 1 to 5. Read the passage carefully and answer the questions that follow. फ्रेंड्स, यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने हैं। पैसेज इस प्रकार से है और इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। हेयर क्वेश्चन नंबर 1 इज फ्रॉम द गिवन पैसेज the questions asked in above conversation can be classified into which category। कन्वर्सेशन में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको किस कैटेगरी में क्लासीफाई किया जा सकता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कैजुअल। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हेल्प द पर्सन रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में यानी कि संघर्ष का समाधान करने में कौन सा व्यक्ति होता है जो हेल्प करता है। तो यहाँ पर आंसर इसका दिया गया है philosophy that leaders are born to rule। So correct option is D। Question number 3, the above conversation seems to have taken place between whom। जो उपर्युक्त कन्वर्सेशन है ये किनके बीच में होता है, यहाँ पर आपको आंसर करना है। इसका आंसर दिया गया है द क्वीन टू ग्रीस एंड अ वुमेन इंटरव्यूअर। जो ग्रीस की रानी होती है और एक महिला इंटरव्यूअर जो होती है उसके बीच में कन्वर्सेशन होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, What made one of the persons in the conversation feel uneasy। इस कन्वर्सेशन में कौन व्यक्ति होता है जो कि बेचैनी महसूस करता है। तो इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है हेरिडिटरी पोजीशन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इज एज फॉलोज। यस, क्वेश्चन नंबर 5 इज यस क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग एज ट्रबल्ड एज यूज्ड इन द कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन में ट्रबल्ड वर्ड जो यूज़ किया गया है इसके समकक्ष कौन से वर्ड की मीनिंग होगी ये आपको बताना है। तो 5 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा इरिटेटेड। ट्रबल्ड के लिए यहाँ पर इरिटेटेड हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 6 to 10 के लिए यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइस। फ्रेंड्स, यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है जिसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है द स्टूडेंट्स आर डेकोरेटिंग द स्टेज फॉर द एनुअल डे सेलिब्रेशन। ये इस सेंटेंस का आपको पैसिव वॉइस बनाना है। इसके लिए यहाँ पर पैसिव वॉइस दिया गया है ऑप्शन बी में, ये सही दिया गया है। फ्रेंड्स, इसका मैंने पहले से सॉल्यूशन निकाला है तो ज़्यादा मैं आपको ऑप्शन पर घुमाना नहीं चाहता, इसलिए मैं आपको सीधा ऑप्शन पर ले आता हूँ। तो यहाँ पर बी में दिया गया है द स्टेज इज़ बीइंग डेकोरेटेड बाय द स्टूडेंट्स फॉर द एनुअल डे सेलिब्रेशन। इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा दिए गए सेंटेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इज आल्सो बेस्ड ऑन पैसिव वॉइस ट्रांसफॉर्मिंग दिस अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ सरप्राइज्ड मी अ ग्रेट डील। इसका भी आपको पैसिव वॉइस बताना है। तो 7 के लिए यहाँ पर पैसिव वॉइस हो जाएगा आई वाज सरप्राइज्ड ए ग्रेट डील बाय दिस अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, समवन सा हिम पिकिंग अप अ गन। इसका भी आपको पैसिव वॉइस बताना है। तो 8 के लिए यहाँ पर पैसिव वॉइस हो जाएगा ही वाज सीन पिकिंग अप अ गन बाय समवन। वैसे मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, यहाँ पर बाय समवन ये सुपर प्लस है, इसका यूज़ नहीं भी किया जाता है क्योंकि आपने ग्रामर में पढ़ा होगा कि समवन, समबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी का यूज़ जो है पैसिव वॉइस में नहीं किया जाता है। लेकिन यहाँ पर दिखाया गया है जहाँ से मैंने रेफरेंस लिया है, क्योंकि ऑप्शन में दिया गया है तो आपको बताना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 8 का जो सही ऑप्शन है बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ए लायन डज नॉट ईट ग्रास हाउ एवर हंग्री ही मे बी। इसका भी आपको पैसिव वॉइस बताना है। तो 9 के लिए यहाँ पर पैसिव वॉइस हो जाएगा ग्रास इज नॉट ईटन बाय ए लायन हाउ एवर हंग्री ही मे बी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 इज गिवन हेयर। यस, क्वेश्चन नंबर 10 इज एज फॉलोज। यहाँ पर भी आपको पैसिव वॉइस बनाना है दिए गए सेंटेंस का लेट मी डू दिस। इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है। इसका यहाँ पे पैसिव वॉइस हो जाएगा लेट दिस बी डन बाय मी। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 to 15 के लिए यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। दिए गए सेंटेंस का आपको इनडायरेक्ट नरेशन बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है द स्टूडेंट सेड वी वांट टू लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज। इसका आपको जो है ये डायरेक्ट नरेशन है, इसका इनडायरेक्ट नरेशन आपको ऑप्शन से बताना है। कुछ यहाँ पर क्ल्यू दिया गया है, उस क्ल्यू के अनुसार आपको इसको कंप्लीट करना है। तो 11 के लिए यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी दे वांटेड टू लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज। ये इसका
जो है कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ भाग दे दिए हैं। द स्टूडेंट्स सेड दैट, और इसी में इसको जोड़ देंगे जो यहाँ पर सही है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द डॉक्टर सेड टू मी डू नॉट स्विम इन कोल्ड वाटर। यहाँ पर भी ये एक डायरेक्ट स्पीच दी गई, इसका इनडायरेक्ट आपको बताना है। आपको पता है कि इम्परेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर इसका क्लू दिया गया है द डॉक्टर एडवाइज्ड मी। इसका क्लू दिया गया है शेष भाग के लिए, जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके लिए आपको यहाँ पर आंसर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा दैट डू नॉट स्विम इन कोल्ड वाटर। तो यहाँ पर ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे मिस्टेक लग रहा है, क्योंकि ये दिया गया सेंटेंस इम्परेटिव है, तो ये मेरे हिसाब से दैट जो यहाँ पे दिया गया है ये गलत है। आप कमेंट के माध्यम से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये गलत है, क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस में दैट का यूज़ नहीं किया जाता है, जो वर्ड दिया रहता है उसी से जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है ये मेरे हिसाब से गलत है। यहाँ पर बी ऑप्शन बताया जा रहा है, लेकिन ये मेरे हिसाब से गलत है। इसका जो सही हो जाएगा मेरे हिसाब से नॉट टू स्विम इन कोल्ड वाटर, यहाँ पर सी ऑप्शन होना चाहिए। कमेंट के माध्यम से आप बताएं कि क्या सही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, सी सेड टू हर ब्रदर डू नॉट बाई मैंगोज। यहाँ पर भी इम्परेटिव सेंटेंस पर बेस्ड ये डायरेक्ट स्पीच है, और इसका क्लू यहाँ पर दे रहे हैं विल बी, यहाँ सी आस्क्ड हर ब्रदर ये दिया गया है। इसका शुरुआती जो कन्वर्जन है और इसका शेष भाग आपको ऑप्शन से बताना है। तो 13 के लिए यहाँ पर हो जाएगा नॉट टू बाई मैंगोज, ये यहाँ पर सही है, क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस में ऐसे ही होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 14, फरहान आस्क्ड गीता कुड यू लेंड मी ₹100 अंटिल टुमारो। ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आपको चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो 14 के लिए यहाँ पर ये जो ए ऑप्शन है ये सही नहीं है। इसका रिमेनिंग पार्ट इधर दिया गया है, देख लेते हैं रिमेनिंग पार्ट में कौन सा सही हो सकता है। यहाँ पर दिया गया फरहान आस्क्ड गीता वेदर शी कुड लेंड हिम ₹100 अंटिल द नेक्स्ट, ये सही है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 15, दिनेश आस्क्ड आर यू गोइंग टू द पार्टी टुमारो एलिजा। यहाँ पर भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया गया है, सिंगल इंट्रोगेटिव, जिसको एसियानोटाइप कहते हैं। इसका आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। तो 15 के लिए यहाँ पर जो है सही ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। यहाँ पर दिनेश आस्क्ड एलिजा को जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना देंगे हम, वेदर शी वाज गोइंग टू द पार्टी द नेक्स्ट डे, ये इसका जो है इनडायरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 to 17 के लिए डायरेक्शन दिया गया है। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस इम्प्रूव द बोल्ड पार्ट इफ़ नीडेड। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है जिसमें बोल्ड पार्ट को आपको इम्प्रूव करना है कि उसकी आवश्यकता है कि नहीं, या उसमें क्या बदलाव करना है, क्या चेंज करना है, ग्रामर के नियमानुसार सही है कि नहीं, उसको आपको सही करके लिखना है ऑप्शन के अनुसार। यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है, इफ़ यू विल डिसओबे हिज ऑर्डर्स ही विल पनिश यू। यहाँ पर ये सेंटेंस दिया गया है, इसमें विल डिसओबे ये जो वर्ड दिया गया है ये गलत है, इसका सही आपको बताना है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये कंडीशनल सेंटेंस है। ऐसे कंडीशनल सेंटेंस में जो पहला पार्ट होता है वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और दूसरा पार्ट होता है फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो यहाँ विल नहीं होना चाहिए, केवल ये डिसओबे होना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ डिसओबे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, इट वाज ही नॉट मी हु पुट फोर्थ द रिमार्केबल पोजीशन। यहाँ पर भी ये पार्ट जो दिया गया है बोल्ड में, इसमें करेक्शन आपको करना है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर इट वाज ही ये नॉमिनेटिव केस में है, और जो मी दिया गया है ये ऑब्जेक्टिव केस में दिया गया है। तो यहाँ पर भी नॉमिनेटिव केस होना चाहिए। तो इसके अनुसार यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ही नॉट आई, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब डेल। वेरी इजी, डेल का यहाँ पर आपको पास्ट फॉर्म बताना है। तो इसको मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, कमेंट के माध्यम से आप बताइए। बहुत ही आसान है, अगर आप थोड़ा भी बहुत भी पढ़े हैं तो बहुत आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं, ग्रामर पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब रिप। ये भी बहुत आसान है, लेकिन इसका मैं आंसर कर देता हूँ। यहाँ पर रिप का पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म रिप्ड हो जाएगी। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। यहाँ पर इसका जो है बी जो ऑप्शन दिया गया है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए रिप का मतलब होता है फाड़ना या चीरना, फाड़ना या चीरना इसका अर्थ होता है।
वो वाला रिप नहीं है जिसको अक्सर जो है किसी के मृत्यु के पश्चात यूज किया जाता है। ये रिप एक वर्ड है, वर्ब है। क्वेश्चन नंबर 20, आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है फ्रेंड्स, जिसमें आपको टेंस बताना है। ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू ईट इट। यहाँ पर ये सेंटेंस है, इसमें आपको टेंस बताना है कि कौन सा टेंस है। तो पूरे ओवरऑल अगर आप देखें तो पास्ट टेंस है, लेकिन पास्ट टेंस में कौन सा टेंस है आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है पास्ट कॉन्टीन्यूअस है, क्योंकि पास्ट कॉन्टीन्यूअस में क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की, मेन वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म के साथ, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन गड़बड़ हो रहा है। सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब होता है, और उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है। तो इसके अनुसार ये जो है यहाँ पर पास्ट कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, थोड़ा सा ऑप्शन इसका बता देते हैं। यहाँ बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड बताना है। तो 21 के लिए यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड हो जाएगा यहाँ पर प्यूसिलैनिमस में जो है सही स्पेलिंग दी गई है, और इसका अर्थ होता है कायर। इसका क्या अर्थ होता है? कायर इसका अर्थ होता है। जो कामचोर हो, कायर हो, नीच हो, उसके लिए, तुच्छ हो, उसके लिए प्यूसिलैनिमस वर्ड यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 इज़ गिवन हेयर विच इज़ एज फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 22 इज़ गिवन हेयर, चूज़ द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर भी आपको सही स्पेलिंग वाला वर्ड बताना है। तो यहाँ पर मिलेनियर दिया गया है। मिलेनियर कौन सा ऑप्शन है जिसमें मिलेनियर की स्पेलिंग सही है आपको बताना है। तो 22 के लिए यहाँ पर हो जाएगा ये बी ऑप्शन। यहाँ पर मिलेनियर की सही स्पेलिंग दी गई है। मिलेनियर का मतलब होता है लक्षाधिपति, जिसको जो है हिंदी में कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर भी आपको सही स्पेलिंग वाला वर्ड बताना है। तो यहाँ पर ये ग्रामर बिल्कुल गलत है। हेवन ये भी गलत है। मैकाबर ये भी गलत है। यहाँ पर हेवन वर्ड जो दिया गया है इसकी स्पेलिंग सही है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। फ्रेंड्स, हेवन का अर्थ होता है बंदरगाह या शरण। इसको कहते हैं बंदरगाह, हिंदी में बंदरगाह के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और एक हीवन होता है। हीवन का क्या अर्थ होता है आप कमेंट के माध्यम से बताएं। क्वेश्चन नंबर 24, विच आर द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। यहाँ पर भी आपको जो है मिस स्पेल्ड वर्ड बताना है कि किस में गलत मीनिंग दी गई है, किस वर्ड में। तो 24 के लिए यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो सी है। सेंटर के लिए यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। यहाँ पर कह रहे हैं कि गलत स्पेलिंग वाला वर्ड बताना है। तो गलत स्पेलिंग वाला वर्ड ये सेंटर दिया गया है यहाँ पे। बाकी की स्पेलिंग सही है। कैरियर ये सही है, क्रिएटर भी सही है, और ये वाला कैरियर भी सही है। इस कैरियर का मतलब होता है जीवन शैली होता है, और इस कैरियर का मतलब होता है ले जाने वाला। क्रिएटर का मतलब होता है जो उत्पन्न करता है, जैसे ब्रह्मा क्रिएटर है, ब्रह्मा इज़ अ क्रिएटर, ऐसा हिंदू उसमें रिलीजन में माना जाता है। तो यहाँ पर सेंटर की स्पेलिंग वैसे मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इंग्लिश देखा जाए तो सेंटर की स्पेलिंग ये सही है, लेकिन यहाँ पर इसको गलत बताया जा रहा है। 24 के लिए सी में सेंटर की स्पेलिंग गलत है। यहाँ पर सेंटर की स्पेलिंग जो है ये TERE बता रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा डिस्प्यूटेड है, क्योंकि कंपटीशन में ऐसा माना जाता है कि ब्रिटिश इंग्लिश ही उचित होती है। तो ब्रिटिश इंग्लिश के अनुसार ये अपनी जगह सही है। हाँ, जो CENTER लिखा जाता है सेंटर, ये अमेरिकन इंग्लिश में लिखा जाता है, जिसके लिए यहाँ पर सही बता रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से डिस्प्यूटेड है। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। यहाँ पर भी आपको मिस स्पेल्ड वर्ड बताना है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर कमिटी जो दिया गया है इसकी स्पेलिंग गलत है, डबल एम रहेगा इसमें। तो सही ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नर्सरी की स्पेलिंग सही, मिसलेनियस की सही है, और यहाँ पर ऑकरेंस की स्पेलिंग भी सही है। मिसलेनियस का मतलब होता है विविध। क्या होता है इसका मतलब? हिंदी में इसको कहते हैं विविध, और नर्सरी आप जानते हैं, और ऑकरेंस का मतलब घटना से है। क्वेश्चन नंबर 26, चार्ल्स डार्विन्स ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। ये यहाँ पर एक पुस्तक का नाम दिया गया है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़, जो कि चार्ल्स डार्विन की है। इसका पब्लिकेशन किस ईयर में हुआ था आपको बताना है। 26 के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ए, इसके लिए सही ऑप्शन 1859 में इसका पब्लिकेशन हुआ था। थोड़ा सा इसके एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं।
ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज पब्लिश्ड इन नवंबर 1859 विच इज़ अ वर्क ऑफ साइंटिफिक लिटरेचर बाय डार्विन्स विच इज़ कंसीडर्ड टू द फाउंडेशन ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। इसका एक्सप्लेनेशन है, मतलब बायोलॉजी से रिलेट करता है। इसमें जीवों की उत्पत्तिवाद के बारे में उत्पत्ति के विषय में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, पीरियड बिटवीन 1700 टू 1745 इन इंग्लिश लिटरेचर इज कॉल्ड। यहाँ पर 1700 से लेकर 1745 तक के एज को क्या कहा गया है, ये आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन पीजीटी में अक्सर पूछे जाते हैं। तो 27 के लिए यहाँ पर हो जाएगा अगस्टाइन एज। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी कर लेते हैं इसका कि ये द अगस्टाइन एज के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। द अगस्टाइन एज लिटरेचर समटाइम्स रिफर टू मिसलीडिंग एज ए जॉर्जियन लिटरेचर। इसको जॉर्जियन लिटरेचर के नाम से भी जाना जाता है, कभी कभी लोग जॉर्जियन लिटरेचर भी कहते हैं, जो कि एक इंग्लिश लिटरेचर की स्टाइल होती है इसमें। और इसके संबंध में दिया गया है कि किंग जॉर्ज फर्स्ट एंड किंग जॉर्ज सेकेंड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी एंड एंडिंग इन द 1740s विद द डेथ्स ऑफ पॉप एंड स्विफ्ट। यानी पॉप और स्विफ्ट के मृत्यु तक ये जो है एज इनका माना जाता है 1740। यहाँ पर दे रहे हैं, लेकिन ये 45 जो दिया गया है सही है। हाँ, एक क्वेश्चन आपसे है द रेस्टोरेशन पीरियड और कोरिलियन एज और एज ऑफ जैकोबियन जॉनसन, इसका जो टाइमिंग होता है, ईयर होता है, वो आप कमेंट के माध्यम से बताएं अगर आपको जानकारी हो तो। हु इज़ द ऑथर ऑफ रॉबिन्सन क्रूज? वेरी इजी क्वेश्चन है। रॉबिन्सन क्रूज के लेखक का नाम आपको बताना है, तो डैनियल डेफो जो है इसके लेखक हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। यहाँ पर अगर बात करते हैं सैमुअल रिचर्डसन और हेनरी फील्डिंग और जॉन गाल्सवर्दी की, तो इनके विषय में आपको जो है क्या जानते हैं, कमेंट के माध्यम से बताएं। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स डिड नॉट विन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर? यहाँ पर आपको बताना है कि ऑप्शन में जो भी यहाँ पर लेखक दिए गए हैं, इनमें से नोबेल प्राइज़ साहित्य के लिए किसको नहीं मिला है, यही आपको बताना है। तो यहाँ पर दिया गया है जेम्स जॉयस को नहीं मिला है, बाकी जीविशा को यानी कि जॉर्ज बर्नार्ड को भी मिला है, और जॉन गाल्सवर्दी को मिला है, और विलियम बटलर ईट्स को भी नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। तो यहाँ पर थोड़ा सा और हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे। जॉर्ज बर्नार्ड को जो है ये 1925 में मिला था। यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। ये 1925 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, और जॉन गाल्सवर्दी को 1932 में जो है नोबेल प्राइज़ मिला था, और विलियम बटलर को ये 1923 में मिला था। 1923 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, और इनको तो नोबेल प्राइज़ मिला ही नहीं। तो इसका सही ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। आई विल कंटिन्यू क्रिएटिंग वीडियोज़ फॉर टीजीटी इंग्लिश प्रिपरेशन इफ़ यू सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग माई चैनल। हेयर क्वेश्चन नंबर 30 इज चूज द नेम ऑफ द रोमन जनरल हु कंकर्ड इंग्लैंड इन 43 BC। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा रोमन जनरल था जिसने 43 BC में जो है इंग्लैंड को जीता था, उसका नाम आपको यहाँ पर बताना है। तो 30 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्लॉडियस ने जो है जीता था। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। बाकी के क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में लूँगा। यहाँ पर जो भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए डिसलाइक करें, और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि इस वीडियो से आपको टीजीटी के लिए कुछ भी लाभ मिलता है तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट नोटिफिकेशन एज सुन एज यू विश। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक बात और कहना चाहूँगा मैं आपसे यहाँ कि देयर इज़ अ प्रोवर्ब इन इंग्लिश, डू गुड एंड हैव गुड। मतलब ये है मेरे कहने का कि कर भला तो हो भला। इस बेस पर आप थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करेंगे तो आपका कुछ चला नहीं जाएगा फ्रेंड्स, बल्कि आपको कुछ मिलता है तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप भी जिससे मिल रहा है तो उसको कुछ दे देते हैं, तो आपका कुछ चला नहीं जाएगा। मैं ये बात बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ।